हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे IIT एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। अगर आपने इससे पहले की हमारी सीरीज़ को नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है जी। मैंने आपको पिछली क्लास में 45 क्वेश्चन के MCQ सीरीज़ को करवा दिया था। अगर आपको उन क्वेश्चनों में कोई डाउट रहा हो, कुछ प्रॉब्लम्स आई हों, तो आप मुझे वो वीडियो के लास्ट के कमेंट में आप कर सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं आप मुझसे। तो देखिए, पिछली क्लास में कितने करवाए थे? 45 MCQ सर्विस करवा दिए थे, ठीक है, 145। अब देखिए 146 आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ, कह रहा है कि टांका लगाने वाले लोहे से बिजली की आपूर्ति से क्या उत्पादित होता है। यानी कि कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट्स बाय पावर सप्लाई कनेक्टेड सोल्डरिंग आयरन, है ना, कि टांका लगाने वाले लोहे से बिजली की आपूर्ति से क्या उत्पादित होता है, क्या हमें उससे मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आग, ऑप्शन नंबर बी है गर्मी, ऑप्शन नंबर सी है कूलिंग एयर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाटर वेपर्स, यानी कि जल वाष्प। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि टांका लगाने वाले लोहे से बिजली की आपूर्ति से क्या उत्पादित होते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट की बात हुई है यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बताएं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब हम टांका लगाते हैं ना, तो टांका लगाने जो लोहे की होती है, टांका लगाने इस प्रकार से क्या होती है, हमारी सोल्डरिंग आयरन होती है ना, इस प्रकार से होती है। उसके बाद क्या होती है, बिजली की आपूर्ति। क्या कह रहा है ये, बिजली की आपूर्ति की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये किससे कनेक्ट होती है, ये देखिए किससे, क्या हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट होगी ना, किससे, बिजली से कनेक्ट होगी, ठीक है जी। बिजली का किस फॉर्म में चेंज हो रही है, यहाँ पर हीटिंग में चेंज हो रही है ना, किसमें, गर्म ऊर्जा में, ऐसी किसमें, हीट में चेंज हो रही है हमारी किस, क्या चीज़, बिजली। तो ये हमें क्या दे रहा है, हीट एब्जॉर्ब, क्या हीट उत्पादित हो रही ना, तो क्या हो जाएगा, गर्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है 147, और आपसे कह रहा है कि सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो घटक होते हैं ना, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट घटकों में प्रवाह का उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्साइड परत का गठन करना, यानी कि फ्रॉम द ऑक्साइड लेयर। ऑप्शन नंबर बी है सोल्डरिंग जो कूलिंग समय उसका कम करना। ऑप्शन नंबर सी है सोल्डरिंग के पिघलने का तापमान बढ़ाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धातु की ऑक्साइड का परत भंग करना। यानी कि क्या कह रहा है, बताइए इसका सही आंसर कीजिए। कहे कि ना, कहना कि चार, देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जी क्या है हमारी, ये क्या है हमारी, देखिए ये क्या है हमारी PCB बोर्ड है। इस पर क्या हम लगाते हैं, सोल्डरिंग करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मान लीजिए में लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स को हमने IC और जो हमारा जो कैपेसिटर है इन सबको हमने क्या लगा दिया, इस पर लगा दो। कह रहा है कि जो विद्युत का प्रवाह होता है ना, क्या कह रहा है यहाँ पे जो सोल्डरिंग फ्लक्स होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, फ्लक्स का काम क्या होता है। देखिए फ्लक्स का काम क्या होता है, सतह को क्या करना, साफ करना, ठीक है। देखिए जब हमारे कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट्स है वो खराब हो चुका है, हमें दूसरा इसका रिप्लेस करना है, इसको दूसरा यहाँ पर लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो सोल्डरिंग की हुई है ना उसको पहले हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग आएंगे, दोबारा हम क्या करेंगे, डीसोल्डरिंग करेंगे, और इसकी सतह को हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे, साफ करेंगे, जिससे क्या हो, हम नया जब अपने कंपोनेंट्स लगाएं तो वो बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर सेट हो जाए, है ना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, पुराने वाले फ्लक्स के ऊपर ही हम अपना जो कंपोनेंट्स को हटा के तुरंत ही उसके ऊपर नया फ्लक्स जोड़ के अपने कंपोनेंट्स को लगा दें, तो क्या होगा, वो कुछ टाइम, क्योंकि वो पहले से क्या था, हमारा जो पुराना वाला फ्लक्स था वो पहले से टाइम का था, बहुत पुराना था, ठंडा था। अब इसके ऊपर हमने जब गर्म करके लगा दिया इसके ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर पहले तो वो रह तो लेगा, है ना, स्टार्टिंग में तो वो रुक जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो अपने जैसे ही ठंडा हो जाएगा ये वाला, तो फिर वो क्या करेगा, इसके ऊपर से छूटने लगेगा। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे जब हम पेंट वगैरह करते हैं उस पर क्या होता है, जंग लग जाती है ना, उसको पहले रेगमाल से क्या करते हैं, सरफेस को साफ करते हैं। इस वजह से क्या हो कि हमारा जो पेंट की कोटिंग है वो हमारे किसी भी चीज़ से बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। अगर वो नहीं करेंगे, रेगमाल नहीं घिसेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक पहले तो वो सेट तो हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसके जंग के साथ साथ वो क्या होगा, हमारा पेंट भी एक लेयर के टाइप में हटने लगेगा, ठीक है जी। तो यही काम क्या होता है सोल्डरिंग फ्लक्स का, कि उसके जो सरफेस की धातु की सरफेस ऑक्साइड है उसको क्या करना, भंग करना, पर तो क्या करना, सरफेस को भंग करना।
करना, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर कहाँ दिखा है, धातु की सतह पर ऑक्साइड परत को भंग करना, ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, डिजोल्व द ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मेन जो हमारा फ्लक्स है, इसका मेन पर्पस क्या है, जो परत होती है इसके ऊपर जो परत होती है उसको क्या करना, भंग करना, इसे हम बोल सकते हैं डिजोल्व करना, ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है 148 और आपसे क्या कह रहा है कि रोजन कोरेड, ठीक है, रोजन कोरेड सोल्डर की कौन सी गेज संख्या को सोल्डरिंग माध्यम आकार से जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रोजन कोरेड सोल्डर की बात हो रही है यहाँ पर, कि इसके जो कौन सी गेज की संख्या है जो सोल्डरिंग के मध्यम आकार से जुड़ जाती है, यानी कि विच गेज नंबर ऑफ रोजन कोरेड सोल्डर इज सुटेबल फॉर सोल्डरिंग मीडियम साइज ज्वाइंटेड, है ना। ऑप्शन नंबर ए दिया आपके सामने 16 गेज रोजन कोड्स, ऑप्शन नंबर बी है 18 गेज रोजन कोड्स, ऑप्शन नंबर सी है 22 गेज रोजन कोड, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर 24 गेज रोजन कोड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, लगाएं। तो देखिए यहाँ पर बात किस चीज़ की, मैंने बताया ना आपको, कीवर्ड क्या है हमारे यहाँ पर, रोजन कोड की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, रोजन कोड सोल्डर की बात हो रही है। उसमें पूछा है कि इसको जो गेज की संख्या होती है, इसके वायर की, जिसके सोल्डर है, इसका जो वायर होगी उसकी गेज की जो संख्या होती है वो सोल्डरिंग के माध्यम से, यानी कि सोल्डरिंग के माध्यम से किस आकार में जोड़ने के लिए प्रयुक्त होगी। यहाँ पे सोल्डरिंग गेज का मान पूछे, गेज की संख्या पूछे कि गेज कौन से नंबर का होगा, तो वो गेज होता है हमारे सामने कौन सा होगा, 24 गेज का, ठीक है जी, सॉरी ये होगा हमारा 18 गेज का, ठीक है, क्या होगा 18 गेज रोजन कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो कर रहे हैं 18 गेज रोजन कोड, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 149, आपसे कह रहा है कि एक जॉइंट या टाका लगाने के बाद फ्लक्स अवशेषों को कैसे हटाया जाता है, यानी कि हाउ द फ्लक्स रेजिड्यू इज रिमूव आफ्टर सोल्डरिंग अ जॉइंट, है ना, कि जब हम सोल्डरिंग करते हैं, देखिए क्या है यहाँ पर, मान लीजिए क्या है हमारा पीसी बोर्ड है, फिर से बना लीजिए, यहाँ पे हमने सोल्डरिंग करी, ठीक है, ये सोल्डरिंग करके हमने कंपोनेंट्स लगा दिए, कि कह रहा है कि जब एक जॉइंट टाका लगाने के बाद जो फ्लक्स के अवशेष होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इसको जो फ्लक्स के अवशेष होते हैं, जो रेजिड्यूल्स होते हैं, उसके जो अवशेष पदार्थ रह जाते हैं, देखिए एक तो क्या रह जाएगा, वो जब हम सोल्डरिंग गलत लगा देंगे तो इधर उधर फैल जाएगा, ठीक है, ठंडा होने के बाद वो अपनी एक परत बना लेगा यहाँ पे, एक तो वो मिस्टेक हो गई, वो अवशेष हो गया इसका। सेकंड क्या हो सकता है यहाँ पर, कि हमने अपना जो सोल्डरिंग है वो अच्छे से नहीं किया है और वो बहुत मोटा सा हो गया, मोटा होने के बाद क्या वो एकदम क्या हो जाता है, जम जाता है, तो 3-4 सेकंड में वो क्या होगा, जम जाएगा, सेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा वो भी अवशेष एक्स्ट्रा रह जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक जॉइंट टाका लगाने के बाद फ्लक्स को अवशेष को कैसे हटाएंगे, है ना, कि ये जो चीज़ हमने फैल तो गई, मिस्टेक तो हुई, तो सही करने के लिए क्या चीज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल से, ऑप्शन नंबर सी है कार्बनिक फ्लक्स से, या फिर जिसे बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फ्लक्स से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कि हम जो एक्स्ट्रा चीज़ हमारे अवशेष रह जाता है फ्लक्स का, है ना, तो उसको हम कैसे हटाते हैं, यानी कि उसे कैसे डिशोल्डरिंग करेंगे, उसको ऐसे हटाएंगे एक्स्ट्रा फ्लक्स को। तो देखिए उसको हम हटाएंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल से, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, आइसोपी, ठीक है, आइसोओपी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म IPA होगी, सॉरी ये हटाइए, IPA ये सही है ना, हाँ अब ठीक है, आइसोप्रोपिल और अल्कोहल, ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी शॉर्ट फॉर्म आइसोप्रोपिल अल्कोहल, यानी कि हम क्या लगाते हैं जब हमारा फ्लक्स एक्स्ट्रा हो जाता है, यहाँ पे अवशेष जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो आइसोप्रोपिल के साथ हम क्या करते हैं, इस अवशेष को हटा देते हैं, ठीक है जी। किसकी सहायता से हटाएंगे, आइसोप्रोपिल की सहायता से, अल्कोहल से हटाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 150 आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है आपसे कि एक जॉइंट टाका लगाने पर ओवर हीटिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर हीटिंग ऑन सोल्डरिंग अ जॉइंट, है ना। ये हमने सोल्डरिंग बनाया, यहाँ पे क्या हमने सोल्डरिंग है, यहाँ पे हम ज्वाइंट कर रहे हैं, जब ओवर हीटिंग हो जाती है, क्या कह रहा है ये ओवर हीटिंग की बात कर रहा है ना,
ओवर हीटिंग की बात कर रहा थी। ओवर हीटिंग हुई तो फिर इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट के बारे में बताना कि इफेक्ट भाई क्या पड़ेगा ओवर हीटिंग में। तो ऑप्शन नंबर ए है कोल्ड ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर बी है पुअर वेटिंग, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे सामने डल ग्रेन सरफेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्लक्स ट्रैप एग्रेंट्स लीड। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जो इफेक्ट पड़ता है किसकी सहायता से, ओवर हीटिंग की सहायता से, है ना। जब हम क्या करते हैं ओवर इफेक्ट पड़ता है हमारे सोल्डरिंग ज्वाइंट पर, तो वो इफेक्ट क्या कहलाता है, उसका प्रभाव क्या होता है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बताएं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट जो पड़ेगा वो हो जाएगा हमारे पास डल ग्रीन सरफेस। ठीक है, क्या होगा, डल ग्रेनी सरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो इफेक्ट होगा उसका क्या, हीटिंग ओवर का जो ओवर हीटिंग होती है उस पर क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा मेरे प्यारे साथी, वो होगा डल ग्रेनी सरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है 151 और आपसे कह रहा है कि दोष का नाम क्या है अगर फ्लक्स टाँका लगाने वाले ज्वाइंट से धूमिल होकर हटने में असमर्थ है, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ इफेक्ट इफ द फ्लक्स इज अनेबल टू रिमूव द टेरनेस फ्रॉम द सोल्डरेड ज्वाइंट, है ना। क्या कह रहा है कि उस दोष का नाम क्या है कि अगर फ्लक्स पर जो हमारा फ्लक्स टाँका लगाने वाले ज्वाइंट पर धूमिल को हटने से असमर्थ हो रहा है, नहीं क्या कर रहा है वो धूमिल है, कह सकते हैं आप इसको कि वो वहाँ से क्रैक होकर हटने में असमर्थ है, यानी कि उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि वहाँ से वो हट जाए। तो उस दोष का नाम क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए कोल्ड ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर बी है पुअर वेटिंग, ऑप्शन नंबर सी है पिट्स एंड वॉइड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डल ग्रेविटी सर्विस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोष का नाम बताना है हमें, इफेक्ट का नाम बताना है, कब बताना है कि जब हमारा फ्लक्स क्या हो टाँका लगाने पर ज्वाइंट से धूमिल को हटने में असमर्थ हो, है ना। क्या कह रहा है वो कि फ्लक्स जो है उसका रिमूव जो है टेरनेस फ्रॉम शोल्डर से क्या हो ज्वाइंट हो। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, लगाइए सही आंसर इसका। तो देखिए वो जो असमर्थ होगा ना वो किस वजह से होगा, वो कोल्ड ज्वाइंट की वजह से क्या होगा असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा फ्लक्स है ज्वाइंट हो जाएगा, फ्लक्स के दोष होगा ज्वाइंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा क्या, जब इस पे प्लेट पे ज्वाइंट हो जाएगा हमारा फ्लक्स और उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे, जब वो हट नहीं पा रहा हो, क्यों नहीं हट पाएगा, कि वो क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कोल्ड ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, इस वजह से क्या होता है दोष हो जाता है, जो हमारा जो फ्लक्स है वो उस सरफेस से हट नहीं पाता है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए लगा रहे हैं कोल्ड ज्वाइंट का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आता है और आपसे कह रहा है कि टाँका लगाते समय ज्वाइंट को ठंडा करने के लिए फोर्स हवा का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स्ड एयर इज ब्लो टू कूल द ज्वाइंट वाइल सोल्डरिंग, है ना। बताइए ऑप्शन नंबर ए है आपसे सोल्डरिंग सेटिंग बहुत धीरे धीरे होती है, इस वजह से परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा कि सोल्डरिंग क्या होगी बहुत धीरे धीरे होगी। ऑप्शन नंबर बी है शुष्क भंगुर ज्वाइंट में, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा ड्राई बिट्स ज्वाइंट होंगे। ऑप्शन नंबर सी है डिस्टर्ब द केमिकल बाउंडिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्वाइंट मैकेनिकली को क्या करता है मजबूत होता है ना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए यहाँ पर। 152 का क्वेश्चन आपसे क्या कि टाँका लगाते समय ज्वाइंट को ठंडा करने के लिए फोर्स हवा का परिणाम क्या होता है, बताएं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फोर्स हवा की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ये है हमारी पीसी बोर्ड, इस पर हमने क्या किया टाँका लगा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, कह रहा है ठंडा करने के लिए फोर्स हवा का क्या परिणाम होता है, क्या बताना इसका परिणाम बताना, तो वो क्या होगा ज्वाइंट का। तो देखिए अगर इस पर हवा लग जाएगी तो उसका जो कंपोनेंट देखिए जो फ्लक्स है हमारा इस पर जुड़ रहा है, अगर हवा लग जाएगी तो वैसे क्या होता है एकदम वो एकदम टूटने लगेगा ना, कि जैसे कोई चीज़ मान लीजिए हमारे पास क्या धूल के या मिट्टी कण मान लीजिए हमने क्या करा उसको चिपकाने की कोशिश की, एकदम उस पर हवा आ जाए, है ना, उस पर हवा आए तो वो क्या होगी एकदम से उड़ने लगती है। रेत हमारी क्या होती है एकदम से अपने वो पार्टिकल्स में डिवाइड होने लगती है, वो चिपक के, तो उसमें पानी नहीं रखोगे आप इसको स्मूथ नहीं टाइट नहीं करोगे उसको ज्वाइंट को हार्ड नहीं करोगे तब वो क्या होगी वो चिपकेगी नहीं। तो वही क्या कह रहा है कि जब ज्वाइंट को ठंडा करने के लिए फोर्स हवा का परिणाम क्या होगा, तो वो क्या रिजल्ट आएगा हमारे सामने शुष्क भंगुर ज्वाइंट में परिणाम आ गई, यानी कि रिजल्ट ऑन ड्राई ब्रिटल ज्वाइंट, है ना, वो क्या हो जाएगा शुष्क हो जाएगा, है ना।
क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है 153 और आपसे कह रहा है कि ठंडा करते समय टाँका लगाने वाले ज्वाइंट को हिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए फिर वही हुआ, फिर आगे क्वेश्चन आ रहे हैं ना क्या कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शेकिंग द सोल्डरिंग ज्वाइंट विल कूलिंग्स, है ना। क्या कह रहा है कि हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए क्या लगा हमने पीसी बोर्ड पर, फिर से वही स्टेप बनेंगे हमारे ना। इसमें हमने क्या फ्लक्स डाल दिया, तो वही कह रहा है कि टाँका लगाते समय जोड़ को हिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ पे हमने फ्लक्स डाल दिया है और हमको ठंडा नहीं हो पाया, 3 से 7 सेकंड लेता है ना सेट होने के लिए। अगर उससे पहले हमने क्या किया, इसी टाइम के बीच हमने क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया, हिला दिया, फिर कुछ हो गया, शेकिंग हो गई, किसी प्रकार से हिल गया, तो वो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको अटैच करने के लिए, पकड़ने के लिए होते हैं, तो वो पहले तो ज्वाइंट होंगे यहाँ पे आपस में आकर वो हिल गए, तो वो क्या होंगे, दूर दूर भागने लगेंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे। एक प्रकार से क्या होंगे, वो गुस्सा, जैसे मान लीजिए कि हमारा, आप सभी मैच देखते होंगे ना, बहुत जो लड़के वगैरह हैं सारे मैच देखते होंगे, ऑफ कोर्स देखते होंगे वो तो। ठीक है, तो क्या होता है आपने देखा होगा, जो कोई क्रिकेटर के जो बॉल फेंक के मारता है, बैटर जब 6 लगाता है, चौका लगाता है, जो भी कुछ लगाता है ना वो, तो क्या कर, जब जो हमारा कीपर होता है उसको पकड़ने के लिए जब भागता है बॉल के लिए, तो क्या करता है, दूसरा प्लेयर भी आ जाता है पकड़ने के लिए, है ना। जैसे कि पहले तो अगर वो एक कंसंट्रेट जो होता है ना उसका, कि हाँ भाई मैं अपने बॉल पकड़ सकता हूँ, अगर साथ में कोई और भी आ जाए पकड़ने के लिए, तो उसका वो क्या होता है, कंसंट्रेट हट जाता है, ना तो वो बॉल पकड़ पाता, ना हमारा दूसरा वाला प्लेयर बॉल पकड़ पाता है, तो वो क्या होती है, बॉल नीचे गिर जाती है, लेकिन भले उन लोगों को चोट लग जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमारे इसके फ्लक्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो टाइम रहते, अगर हिलते नहीं है तो वो तो चिपक तो जाएंगे, उनका डिस्टर्बेंस नहीं होगा ना। अगर उनको डिस्टर्ब कर दे, वो क्या होंगे, दूर दूर गुस्सा हो जाएंगे, फिर वो दूर दूर भागने जाते हैं ना। तो वही क्या है, तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए रखा है कि फ्लक्स विल नॉट डिजॉल्व, यानी कि फ्लक्स भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी है, ज्वाइंट को गला देता है। ऑप्शन नंबर सी है, ये सोल्डरिंग के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, केमिकल बॉन्डिंग को लेकर एक डिस्टर्ब करता है ना। मैंने बताया ना कि डिस्टर्ब हो जाता है अभी, है ना। क्या होगा, ये केमिकल, क्यों केमिकल होता है, वो केमिकल बाउंड है उसका, अगर वो हिल गया 30 से 7 सेकंड के बीच में, क्या 3 से 7 सेकंड में अगर वो हिल गया, उसको कोई शेकिंग हो गई, तो वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है और आपसे चिल्ला के कह रहा है 154 कि सोल्डर ज्वाइंट पर विलायक आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि वाई द सॉल्वेंट आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज यूज्ड ऑन शोल्डर ज्वाइंट, है ना, कि शोल्डर ज्वाइंट में इसका यूज क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टू हेल्प कोर्सिव एक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें कि संरक्षण कार्यवाही में मदद करने के लिए। ऑप्शन बी है ज्वाइंट के टाँका लगाने से पहले सफाई के लिए। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर ज्वाइंट के भीतर एसिड को तोड़ने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपशिष्ट प्रभाव को निकालने और संरक्षण से रोकने के लिए। ठीक है, यानी कि रिमूव द रेजिड्यूल फ्लक्स एंड प्रिवेंट कॉजिएशन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि जो सोल्डरिंग क्या अल्कोहल की, देखिए हम बात की कौन सा आइसोप्रोपिल अल्कोहल की बात हो रही है कि ये जो होता है सॉल्वेंट, उसको हम शोल्डर ज्वाइंट पर क्यों लगाते हैं, है ना, किसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, उसको हम क्यों लगाते हैं। देखिए इसको हम क्यों लगाते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसको क्यों हम लगाएंगे। ये क्या करेगा, जो इसके एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जैसे कि ये फिर से हमारी क्या है पीसीबी है, इस पर हम क्या करेंगे, जब हमारे कोई कंपोनेंट्स खराब हो जाएगा या मान लीजिए, तो उसको हटाएंगे, तो उसको सरफेस को तो हम साफ तो करेंगे ना। क्या करेंगे, उसको सरफेस साफ करेंगे, साफ नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, तो हम दूसरा ज्वाइंट जब लगाएंगे, दूसरा जब फ्लक्स को जोड़ेंगे इस ज्वाइंट लगा के, तो कुछ टाइम के बाद फिर से वही प्रोसेस हो जाएगा, फिर से वो खराब हो जाएगा ना, फिर से हट जाएगा उसका ज्वाइंट। तो इसी वजह से क्या करता है वो अपशिष्ट प्रभाव को, यानी कि क्या है, जो अपशिष्ट होते हैं उसके ना, जो फेक चीज़ें होती है, खराब चीज़ें होती हैं, उनको हटाने के लिए उसके ऊपर एक क्या बनाते हैं, वो लेयर बना देते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा जो नया चीज़ लगे यहाँ पर, नई सोल्डरिंग हो, वो क्या करे, एकदम अच्छे से स्ट्रांगली उसको पकड़ ले, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। कह रहा है अपशिष्ट प्रभाव को निकालने और संरक्षण को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 155 आपकी स्क्रीन पर है। शोल्डर ज्वाइंट पर दोष क्या है अगर इसमें हवा में उड़ने से ठंडा किया जाता है? यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द शोल्डर्ड ज्वाइंट इफ इट इज कोल्ड वाई ब्लो एयर, है ना। ऑप्शन नंबर ए है पुअर वेटिंग, ऑप्शन नंबर बी है विट्स एंड बॉइड्स, ऑप्शन नंबर सी ड्राई शोल्डर ज्वाइंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डल ग्रेनी सरफेस। देखिए अभी भी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना। देखिए ऑप्शन आपको इस प्रकार के इसी में से मिलेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि जो पिछली बार ऑप्शन सही हुआ हो इस बार भी ऑप्शन उसका सही हो। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कहना क्या चाह रहा है, कि शोल्डर ज्वाइंट पर कौन सा दोष है या फिर शोल्डर ज्वाइंट पर क्या दोष है अगर इसमें हवा में उड़ने से ठंडा किया जाता है ना। क्या होगा वो बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर बताएं। तो देखिए जब हवा लगेगी क्या होगी, जब हमारे शोल्डर ज्वाइंट पे हवा लगेगी उससे ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा, उससे शोल्डर ज्वाइंट कैसा हो जाएगा, ड्राई, यानी कि सूखा। ऑप्शन नंबर सी जो लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी जो कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है 156 और आपसे कह रहा है कि टाँका लगाने की गतिविधि करने से पहले ऑक्साइड की मोटी परत को कैसे हटाया जाता है, यानी कि हाउ द थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड इज रिमूव्ड बिफोर डूइंग द सोल्डरिंग एक्टिविटी। क्या कह रहा है, ये क्या हमने सोल्डरिंग करने जा रहे हैं ना, सोल्डरिंग एक्टिविटी के पहले की बात की, देख लीजिए आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले सोल्डरिंग करने की गतिविधि से पहले ऑक्साइड की जो परत होती है मोटी परत को कैसे हटाएंगे हम। तो ये क्या है हमारी, हमने सोल्डरिंग अभी की नहीं है। ठीक है, ये हमारे सोल्डरिंग ज्वाइंट होते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए नल बन गया भाई, लेकिन आप लगा लीजिए सोल्डरिंग ज्वाइंट है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि इस पे मोटी जो हमारी गतिविधि टाँका लगाने की सोल्डरिंग करने से पहले की जो गतिविधि है, उनका जो वर्क है, उसका जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, उससे पहले की जो हमारी ऑक्साइड परत होती है, यानी कि इसके ऊपर किसके ऊपर होगी, हमारे पीसीबी के ऊपर जो परत होती है, तो उस मोटी परत को कैसे हटाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपको फ्लक्स लागू करेंगे, यानी कि अप्लाई का फ्लक्स। ऑप्शन नंबर बी है क्लियर नॉर्म, जो क्या होती है क्लीन नॉर्मली हो जाएगी, यानी कि समान रूप से साफ करेंगे पहले, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपघर्षण विधि का उपयोग करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग करेंगे। देखिए इस चीज़ मोटी परत को हम किस प्रकार से हटाएंगे, मैंने बताया ना, रेगमाल वाला भी आपको बताया था मैंने एग्जाम्पल, कि किसी परत पर क्या करेंगे, जो जंग वगैरह जम जाएगी उस पर क्या रेगमाल घिटेंगे ना, रेगमाल उस पर रगड़ेंगे, उसका जो खुरदुरा सरफेस होता है उसको थोड़ा सपाट बनाएंगे, चिकना बनाएंगे, जिससे हमारा जो पेंट है वो क्या हो जाए, उसके साथ चिपक जाए अच्छे से, है ना। तो यही क्या काम करेंगे, हमें टाँका लगाने से पहले हम क्या करेंगे, अब चीज़ें क्या लगाएंगे, हम अपघर्षण की विधि का उपयोग करेंगे, घर्षण की विधि का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दौड़ के आ रहा है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच मेथड इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्ड करने के लिए किस विधि का उपयोग किया है, यानी कि उसको सोल्डरिंग नहीं की है, सोल्डरिंग को पकड़ने के लिए बात हो रही है कि किस प्रकार से किया जाए। ऑप्शन नंबर ए है घर्षण विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है क्लिंचेड नेतृत्व विधि, या फिर लीड मेथड, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हार्ड सोल्डरिंग मेथड, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोल्डरिंग स्टेशन मेथड। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये आप डायग्राम पहले क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसको पकड़ रहे हैं, देखिए किस प्रकार से ये पकड़ रखा है इसने, है ना, ये सोल्डरिंग आयरन है हमारी, और इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ के रखा है, जिस यहाँ पर सोल्डरिंग करनी है। उसके बाद क्या किया हमने, इसको लगा दिया, सोल्डरिंग को पीछे खींच लिया, है ना। यही तो बता रहा है क्या करना है, इसको कर रहा है वो पकड़ के रख रहा है, थ्रू करके रख रहा है, उसको पकड़ के रख रहा है बहुत अच्छे तरीके से, जिससे क्या हो, जो हमारे कंपोनेंट्स हो वो इधर उधर ना जाए, बिल्कुल सटीक जगह पर हमारे पीसीबी पर वो लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, या फिर डी हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कर रहे हैं ना उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लीन स्टेट हमारा लीड मेथड। ठीक है, क्या कर रहा है, ये पकड़ने का प्रयास कर रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, चिल्ला के आपसे कह रहा है कि क्यों प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल को समय समय पर सफाई की आवश्यकता होती है। प्लंजर टूल हमारा क्या है, जो आपने देखा होगा डिसोल्डरिंग पंप को हम क्या कहते हैं, प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल। ठीक है,
क्या कह रहा है कि वाई द प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल नीड्स पीरियडिकल क्लीनिक, है ना, क्लीनिंग की बात हो रही है कि उसको समय समय पर क्यों हमें साफ करते रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है सोल्डरिंग को जल्दी से पिघलाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है ज्वाइंट को सोल्डरिंग की मदद करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नोजल के क्लोनिंग को रोकने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चैम्बर में एकत्र प्रवाह को हटाने के लिए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लगाइए इसका, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल तो देखिए इसमें क्या कही गई है कि प्लंजर क्यों प्लंजर के डिसोल्डरिंग का टूल को समय समय पर सफाई करना है। तो क्यों करना होता है मेरे प्यारे साथियों, वो करना होता है नोजल के नोजल के क्लोनिंग को रोकने के लिए। अगर वो यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमारा पंप होता है ना, इस प्रकार से अगर हम इसकी सफाई नहीं करेंगे टाइम पे तो क्या हो, इसके अंदर वो जो अवशेष हमारे फ्लक्स होते हैं वो भर जाएंगे, है ना, भर जाएंगे तो ये दोबारा से क्या करेगा, उस जो अवशेष उसको दोबारा खींच नहीं पाएगा, क्योंकि इसका क्या पेट फुल हो चुका होगा। तो अगर किसी का पेट फुल हो जाएगा तो एक्स्ट्रा खाना थोड़ी ना खा पाएगा वो भाई, है ना, खाएगा तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं फिर क्या हो जाएगा उसके साथ। तो वही कह रहा है कि इसको जल्दी जल्दी सफाई करने की, समय समय पर सफाई करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसके नोजल की क्लीनिंग को रोकने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्या प्रकार है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, इसका क्या नाम है, यानी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी है लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ट्रांसफार्मर दिया हुआ है आपको, ये है ना, क्या ट्रांसफार्मर है, पूछा है इनका नाम क्या है, कौन से टाइप के ट्रांसफार्मर है। ठीक है, कौन से टाइप के क्या है ट्रांसफार्मर है, बताइए। आइसोलेशन वाले हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, लो फ्रिक्वेंसी वाले, फिर हाई फ्रिक्वेंसी वाले, बताइए। बिल्कुल, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर है भैया। कौन से हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल। देखिए एक तो लो फ्रिक्वेंसी वाला होता है, एक हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि ये क्या देता है, उसकी जो आवृत्ति है ना, क्या देगा, हाई आवृत्ति, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी दर्ज करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी वाला ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है 160 और आपसे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है, यानी कि हाउ पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, ट्रांसफार्मर के आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अभी हमारे सोल्डरिंग के चले थे, ट्रांसफार्मर के स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, तो कह रहा है कि बताना है आपको जो ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग होती है वो कैसे निर्दिष्ट, यानी कैसे मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट एम्पियर के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हॉर्स पावर के द्वारा, यानी कि एचपी के द्वारा होगा, डब्ल्यूबी या फिर वी जैसे हम बोल सकते हैं वोल्ट एम्पियर। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, आई होप आप सभी इसका सही आंसर देंगे, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत अच्छे से एक वीडियो मैंने जनरेट करवाई थी आपके लिए, है ना, वीडियो मैंने दी थी आपके लिए ट्रांसफार्मर की, जो उसमें बेसिक से हर क्वेश्चन थे। जो हमारा ट्रांसफार्मर को किस पावर रेटिंग को निर्दिष्ट करता है, तो वो करता है वोल्ट एम्पियर को। ठीक है, किसको करेगा, वो वोल्ट एम्पियर को निर्दिष्ट करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी का लगा रहे हैं ना उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी जो लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए मैंने अभी आपको 15 क्वेश्चन के एमसीक्यू सीरीज करवा दिए हैं। कितने करवा दिए मेरे प्यारे साथियों, 50 क्वेश्चन के एमसीक्यू करवा दिए हैं 15 के। अब देखिए हमने अपने 160 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं पूरे, है ना, क्या कर लिए 160 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अपने एमसीक्यू, जो हमारी क्या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए हमारा। अब देखिए जल्दी जल्दी मुझे आपको सारे करवाने तो पड़ेंगे, पर एक बार चीज़ समझिए, अगर आपको इन सभी में कोई डाउट बनता हो, मैं तो करवाने के लिए रेडी हूँ, 20, 25, 30 क्वेश्चन लाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है जी, पर क्या होता है कि एक साथ के सारे क्वेश्चन अगर आप ले आओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन का समझने में डिफिकल्ट होगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसके बाद भी और भी सारी क्लासेस चलती हैं, है ना। तो इसीलिए देखिए इतने हमारे
हमारा टाइमिंग है हमारी क्लासेस का, उतने में जितने क्वेश्चन आ जाते हैं उतने मैं लेके आ जाती हूँ। ठीक है जी। अगर आपको इन क्वेश्चनों के बीच में कोई डाउट बनता हो, पिछले क्लासेस की अभी तक जो वीडियो देखी है आपने उनमें कोई डाउट बनता हो, तो आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।